सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मौजज़े होते हैं, इस बात का बहैसियत एक मुसलमान मुझे भी यकीन है और आपको भी यकीन होगा, हम सबको यकीन है कि मौजज़े होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने मौजज़े खुद होते हुए देखे हों। और यकीन जानिए, आप में से भी बहुत से लोगों की मेरी तरह ख्वाहिश होगी कि आप भी कोई मौजज़ा होता हुआ देखें, क्योंकि मेरी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं खुद कोई मौजज़ा होता हुआ देखूं। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी हुई कि मैंने अपनी आँखों से बाकायदा एक मौजज़ा देखा। वो मौजज़ा हुआ APC के दौरान, जब कौम ने देखा, मैंने देखा, आपने देखा, हम सब ने देखा कि दुनिया का सबसे बीमार तरीन शख्स, दुनिया का सबसे लागिर शख्स, दुनिया का बीमार शख्स जिसे बैक वक्त कई दिल के दौरे पड़ते थे, आपको याद होगा, दुनिया का वो मरीज़ कह लें कि जो तकरीबन मौत के मुंह में पहुंच चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सही सलामत है, पूरी कौम के सामने मौजूद था। ये देखिए ज़रा, वाकई बीमार लग रहे हैं, अगर कहते हैं तो फिर होंगे। इस मरीज़ का नाम है जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तवील अरसे के बाद मियाँ साहब ने अपनी पुरानी रिवायात के साथ सियासत में एंट्री की। कौम को कितना अच्छा लगा, अपना अपना सा भी लगा होगा यकीनी तौर पे कि तकरीबन 2 साल बाद कौम ने ये पुरवकार मंजर दोबारा देखा कि एक शनासा सा चेहरा, हाथ में पर्ची, गले में मफलर, चेहरा हमेशा की तरह पुरित्मीनान, वोट को इज्जत दो के नारे के साथ मौत के मुंह से बाहर आने वाला उनका साबिक वजीर आज़म उनके सामने मौजूद था। 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ साहब ने जब कौम से खिताब किया तो पूरी कौम को उनका खिताब पहले से याद था, यानी सबको रटा हुआ था खिताब। बड़ी बारी बातें कर चुकी हैं, कौम जानती थी कि मियाँ साहब का अगला लफ्ज़ क्या होगा, अगला जुमला होगा क्या, अगला लफ्ज़ कहने क्या जा रहे हैं मियाँ साहब। कौम ये जानती थी कि मियाँ साहब ने अगली बात क्या कहनी है। कौम को ये मालूम था कि मियाँ साहब ने मुल्क की माशी सूरत हाल का जिम्मेदार किस किस को ठहराना है, और मियाँ साहब ने तमाम मसाइल की वजह आखिर किसे ठहराना है, किसे बताना है। मियाँ साहब जिनको पाकिस्तान में सांस नहीं आ रहा था, सांस भी बंद होने के करीब था, वो लंदन में कौम का मुकदमा स्काइप या जूम के ज़रिए लड़ने का ऐलान कर रहे थे। मियाँ साहब जिनकी ज़िंदगी सिवाय पाकिस्तान के दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं महफूज थी, वो लंदन से बैठकर पाकिस्तान के अवाम से कह रहे थे कि उनके मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ को चौथी बार मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने में पोशीद है। मियाँ साहब जो पहले पाकिस्तान से डील करके सऊदी अरब गए और दूसरी बार बीमारी को जवाब बनाकर लंदन गए, आज भी लंदन से पाकिस्तान की क़यादत करने को बेचैन है, बेताब है। क्या ये किसी मौजज़े से कम है? एक ऐसा शख्स जो 3 बार इक़्तिदार का हिस्सा रह चुका है, इक़्तिदार हासिल कर चुका है, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका है, वो बीमारी की हालत में भी कौम के लिए इतना फ़िक्रमंद, इतना परेशान कि वो अपना इलाज कराने की बजाय लंदन से बैठकर अवाम के वोट की इज़्ज़त को बहाल करने के लिए बाज़िद है। क्या ये किसी मौजज़े से कम है कि 2 ख़ानदान कई बार इस मुल्क पर हुकूमत करने के बावजूद ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनकी आने वाली नस्लें भी इस पाकिस्तान पर हुकूमत करें? ये मौजज़ा ही है ना, किसी मौजज़े से कम तो नहीं है कि 2 ऐसी सियासी जमातें जो दहाइयों तक मुल्क की सियासत की मालिक रहीं, वो दहाइयों तक इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए आमादा हो। क्या ये किसी मौजज़े से कम लिखता है आपको कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के बाद बिलावल और नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बाद उनका बेटा और शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज साहब, ऐसे अफराद ही इस मुल्क के ऐवान में बैठने के हकदार हो। और ये भी किसी मौजज़े से कम नहीं है कि एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान होने वाले आज एक दूसरे के बगल गिर हो रहे हैं। क्या ये किसी मौजज़े से कम आपको दिखाई देता है कि एक दूसरे को लान तान करने वाले, एक दूसरे को वतन दुश्मन और कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार देने वाले अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर मुल्क पर सिर्फ हुकूक की गरज से एक हो चुके हों? ये यकीनन किसी मौजज़े से कम नहीं है और कौम ये मौजज़ात अपनी आँखों से देख रही है। इस APC पे वैसे 2 से 3 प्रोग्राम बनते हैं। इसका आगाज़ करूँगी जनाब मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब से। वो बिलावल के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे कर रहे थे, ज़रा देखिए। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए भी हैं। उनसे परसों बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छी
हमारी बातें हुई, जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझसे बात की, मैं कभी देखा आपने नहीं नवाज शरीफ साहब जिस मोहब्बत भरे अंदाज से फरमा रहे थे कि बिलावल साहब ने जो बातें की हैं उनको बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लग रहा था जैसे बिलावल के सियासी नहीं बल्कि हकीकी चर्चा हों। ऐसा ही लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने ही बिलावल को शायद अपनी गोद में खिलाया है। बल्कि मुझे तो यूँ भी लगा कि जैसे बिलावल को सियासत करना इन्हीं सियासी चच्चा ने, हकीकी चच्चा ने सिखा दी है। बिलावल साहब की बातें नवाज शरीफ साहब को बहुत अच्छी लगी, यानी वो बहुत खुश हुए। चलिए बिलावल साहब की कुछ बातें मैं भी आपको दिखाना चाहूँगी। टीम वो ज़रा क्लिप चलाइएगा जो बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब की शान में फरमाते थे, ज़रा देखिए। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए भी हैं। नवाज शरीफ ये ड्रामाबाजी में एक्सपर्ट है। उनसे परसों बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। और बहुत अच्छी अच्छी हमारी बातें हुई। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टक्के का काम नहीं किया, तो फिर मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं। जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझसे बात की, मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। मुक्किया तेरा शो नवाज, शो नवाज, शो नवाज। बिलावल साहब वाकई बहुत अच्छी बातें करते रहे हैं, लेकिन ये बातें वो माजी में करते रहे हैं। बिलावल साहब ने वाकई नवाज शरीफ साहब से मुतालिक ऐसी बातें की हैं, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर पूरी कौम को ये अंदाज़ा हो चुका है कि इस मुल्क और जमहूरियत का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो नवाज शरीफ साहब है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ भुला दिया। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा ज़र्फ नवाज शरीफ साहब कहाँ से लाए आप? आपने सब भुला दिया। नज़रियात एक हो गए, क्योंकि मुफादात एक हो गए, इसलिए एक दूसरे के लिए इरादे भी अब नेक ही होने चाहिए थे ना। नवाज शरीफ साहब ने बिलावल जरदारी साहब के साथ इजहार मोहब्बत के बाद अपने जिन ख्यालात का इजहार किया, ज़रा वो भी देख लीजिए। आप सब जानते हैं कि 73 बरस से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है। इन मसाइल की बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं। मेरा भी तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की खिदमत में काफ़ी ज़्यादा है, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को, जो मैं वजह बताना चाह रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। नवाज शरीफ साहब कौम से फरमा रहे थे, अब जरा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, क्या फरमा रहे थे नवाज शरीफ साहब कौम से? क्या आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को 73 बरस से किन मसाइल का सामना है, और आप सब जानते हैं कि इन 73 बरस में से कम 30 साल मैं मियां नवाज शरीफ इस मुल्क पर हुकूमत भी कर चुका हूं और हुकूमत का बड़ा हिस्सा भी रह चुका हूं, वज़ीर आज़म रह चुका हूं 3 बार। आप सब जानते हैं कि मेरा तजुर्बा पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा सिर्फ एक बात से लगा लीजिए कि सियासत में कदम रखने से पहले मेरी माशी हालत क्या थी और आज मेरी मियां नवाज शरीफ की माशी हालत आज क्या है। मेरा तजुर्बा पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा लीजिए कि मैंने ना सिर्फ अपने बच्चों को उनके शनाख्ती कार्ड बनने से पहले ही अरबपति बना दिया, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए अपने बच्चों की फैक्ट्रियों में मुलाजमत भी की मैंने। आप सब जानते हैं कि मैंने, नवाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवाने के लिए बाकायदा एहतजाज किया, और जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाअहल हुए तो उसका सेहरा भी मैंने अपने सर से जाया। लेकिन जब अदालत ने मुझसे सवाल किया तो मैंने कभी उसी अदालत पर हमला किया, कभी उसके खिलाफ अपनी पूरी सियासी इंतखाबी मुहिम चलाई। आप सब जानते हैं कि मैंने पार्लियामान में कागजात लहरा लहरा कर कहा कि हुजूर, ये है वो ज़राए जिनसे अरबों की जायदादें बनाई गईं, जिनसे लंदन में महंगे तरीन फ्लैट्स खरीदे गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया सिर्फ एक कतरी खत, और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करने की कोशिश की गई कि इसी खत को अरबों की जायदाद की मनी ट्रेल समझा जाए और माना जाए, क्योंकि मेरा नाम है नवाज शरीफ।
मैं कह रहा हूं ना, आप सब जानते हैं कि मेरी इस मुल्क के लिए लाजवाल खिदमत हैं। वो मैं ही हूं जिसने इस मुल्क पर 30,000 अरब से ज़ायद का कर्जा चढ़ाया। वो भी मैं ही हूं जिसने इस मुल्क की हर सरकारी इमारत को, हर सड़क को गिरवी रखवा दिया। वो भी मैं ही हूं जिसका भाई 30 साल से पंजाब पर हुकूमत करता रहा और सिवाय पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म के कुछ बदल ना सका। वो भी मैं ही हूं जिसने इस मुल्क के कानून को अपना मुहाफिज बनाया। हाँ, और वो भी मैं ही हूं जिसने मुल्क के हर सरकारी इदारे को खसारे का शिकार किया। वो भी मैं ही हूं जिसकी गैर मुंतखब बेटी ने वजीर आजम हाउस में मीडिया सेल बनाया। और वो भी मैं ही हूं जिसने रियासती इदारों के खिलाफ बिला जवाज मुहिम चलाई। मेरा नाम है नवाज शरीफ। वो भी मैं ही हूं जिसने भारत जाकर अपनी फौज को बदनाम करने की कोशिश की। और वो भी मैं ही हूं जिसने नजरिया ज़रूरत को इख्तियार करते हुए इदारों के साथ या खिलाफ होने का फैसला किया। पिछले 73 सालों से पाकिस्तान के साथ जो मसाइल हैं, उनकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया। इसका सबसे बड़ा सबूत मैं यानी मियाँ नवाज शरीफ हूँ। मैंने तो सियासत सीखी ज़ियाउल हक साहब से थी। वो मैं ही तो था जिसने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ गैर इखलाकी मुहिम तक चला दी। वो मैं ही तो था जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार वतन कहा। वो भी मैं ही था जिसको भूल गया मैं उसको याद करवाना चाहता हूँ। वो मैं ही था नवाज शरीफ जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो की कब्र को मुकाम इबरत कहा था। वो भी मैं ही था जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे और बेनज़ीर भुट्टो के बेटे ने ज़ियाउल हक का स्यासा कहा था। इस मुल्क को जमहूरी निज़ाम से दूर रखा गया, लेकिन इसके बावजूद मैंने 30 साल से ज़ायद इस मुल्क पर हुकूमत की। ये वो बातें थीं जो नवाज शरीफ साहब बताना चाहते थे, लेकिन उनको ज़्यादा मौका दिया नहीं गया। इसलिए मैंने मियाँ साहब की बात मुकम्मल कर दी। आगे देखिए मियाँ साहब क्या कहते हैं। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतज़ाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। आइन के मुताबिक हमारे जमहूरी निज़ाम की बुनियाद अवाम की राय पर है। दुनिया भर की जमहूरियतों का यही उसूल है। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर ज़रब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है, तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। दुनिया भर की जमहूरियतों का हाल देखा कभी हमारे जमहूरी नुमाइंदों ने? दुनिया भर की जमहूरियतों से कुछ सीखा है कभी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने? ये जो दुनिया भर की जमहूरियतें हैं, इनमें हुक्मरान अपने अवाम को किस तरह जवाबदेह होते हैं जहाँ जहाँ जमहूरियत होती है? कभी एक बार जानने की कोशिश भी की है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने? दुनिया भर की जमहूरियतों का पाकिस्तान की जमहूरियत से क्या ताल्लुक? दुनिया में जितनी जमहूरी रियासतें हैं, उनमें जमहूरियत कब खतरे में पड़ती है? मेरा सवाल है। पता है कब पड़ती है? जब अवाम के मफादात खतरे में पड़ जाएं। अब हमारे मुल्क की बात करते हैं। हमारे मुल्क में जमहूरियत को खतरा कब होता है? जब किसी जमहूरी नुमाइंदे को नैब बुला ले। दुनिया भर की जो जमहूरियतें हैं वो खतरे में उस वक्त पड़ती हैं जब अवाम का मुस्तकबिल खतरे में हो। क्योंकि जमहूरियत यानी जमहूर क्या है? अवाम से तो है जमहूरियत, जमहूर से तो है जमहूरियत। यानी अवाम का मुस्तकबिल खतरे में होगा, जमहूरियत का मुस्तकबिल खतरे में होगा। लेकिन हमारे मुल्क में जमहूरियत को खतरा उस वक्त होता है जब मौलाना फजलुर रहमान जैसे करैक्टर का मिनिस्टर इनक्लेव उनके हाथ से चला जाता है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ जमहूरियत है, वहाँ जमहूरियत को खतरा उस वक्त लाहक होता है जब अवाम के यानी जमहूर के बुनियादी हकूक़ उन तक नहीं पहुँच पाते, जब अवाम के बुनियादी मसाइल हल नहीं किए जा रहे होते, जब अवाम के इंसानी हकूक़ को बाकायदा ख़तरा लाहक होता है। लेकिन हमारे मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा कब होता है? जब 3 बार हुकूमत करने वाले हुक्मरान से अदालत ये सवाल कर ले कि भाई पैसा कैसे बनाया। हमारे मुल्क में जमहूरियत पर शबखून उस वक्त मारा जाता है जब किसी जमहूरी अवामी नुमाइंदे से ये पूछ लिया जाए कि सर पब्लिक ऑफिस होल्डर होने से पहले आपके असासे लाखों में थे, अब करोड़ों में हो गए, कैसे आप बताना पसंद करेंगे? तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि सवाल ही बड़ा मुश्किल है। दुनिया भर में जहाँ जमहूरियत है, दुनिया भर की जमहूरियतों से हमारे मुल्क की जमहूरियत का मवाजना करना मेरे ख्याल से बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है नवाज शरीफ साहब।
और दूसरी बात आपने फरमाई कि जमहूरी अमल पर ज़रब लगती है तो सारा जमहूरी अमल क्या जी बेमायनी हो जाता है और जाली होकर रह जाता है, ये कह रहे हैं ना। तो सर इस मुल्क में मियाँ साहब असली है क्या? क्या है असली? दूध में मिलावट, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, अद्वियात में मिलावट, नीयतों में मिलावट, कानून में मिलावट, असासों में मिलावट, जायदादों में मिलावट, नौकरियों में मिलावट, नीयतों में मिलावट, सच में मिलावट, वादों में मिलावट, दावों में मिलावट। इस मुल्क और माशरे में तो सब कुछ मिलावट शुदा है, सिवाय सियासी अशराफिया के, सिवाय आप जैसे अमीर तबके के। असल मिलता किसे है? आप तो वो हैं जो बीमारी में भी देसी घी खाते हैं और आपको हजम भी हो जाता है। आप तो उन लोगों में से हैं जो बीमार हो जाएं तो दर्जन भर डॉक्टर पूरे मेडिकल स्टाफ के साथ मौजूद हो जाते हैं। आप तो उन लोगों में से हैं ना मियाँ साहब जिनकी एक छींक आ जाए तो जहाज़ आकर लंदन ले जाते हैं। आपको तो हमेशा असल ही मिला है, मिलावट शुदा तो एक आम आदमी के हिस्से में आया है, इस कौम के हिस्से में, जिस कौम के बदकिस्मती से 3 बार आप वजीर आजम रहे। जमहूरियत अगर अपने असल में इस मुल्क में कायम होती तो पता है अवाम एक बार के बाद दोबारा आप लोगों की शक्ल तक ना देखते, बल्कि आप एक बार के बाद दूसरी बार इक़्तिदार की शक्ल तक ना देख पाते। लेकिन मिलावट थी तो ही आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वज़ीर आज़म की कुर्सी हासिल कर ली, इक़्तिदार हासिल कर लिया। ये मिलावट ही तो थी तो आप 3 बार वज़ीर आज़म बने। आपने अगर इस मुल्क से मिलावट का खात्मा कर दिया तो यकीन करें आप तमाम लोगों के चेहरे भी भूल जाएंगे, ये सब लोग। और आप लोगों ने जो अपने मयार तय किए हुए हैं वो एक आम आदमी की समझ से बिल्कुल बाहर है। आप जब खुद एक डिक्टेटर के साथ थे तब जमहूरियत पसंद, वतन दुश्मन और गद्दार थे। आप जब हुकूमत में रहे तब ना आपको पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल नज़र आए और ना ही पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हुकूक नज़र आए। पिछले 5 साल मुकम्मल आपके थे ना, इससे पहले 5 साल मुकम्मल पीपल्स पार्टी के थे और उस वक्त भी मिलावट हो रही थी ना। तो कौन कर रहा था, ये मेरा आपसे सवाल है। उस वक्त के तमाम ख्यालात आखिर क्यों ना आ सके? उस वक्त क्यों ऐसा निज़ाम नहीं बना सके कि मिलावट करने वालों का दाखिला ही बंद हो जाता? 10 साल आप दोनों जमातों के पास थे, कंटिन्यूसली जमहूरियत आपके पास और वो जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं पीपल्स पार्टी वाले उनके पास 10 साल। मजाक नहीं होते 10 साल करने वाले ना 10 महीने में बहुत कुछ कर जाते हैं। आपके पास तो 10 साल थे दोनों पार्टियों के पास। पीपल्स पार्टी तो आज भी सिंध पर हुकूमत कर रही है, दर्जन साल से ज़ायद हो चुके हैं। इसके बावजूद ये रोना, ये राग, ये इल्ज़ामात, इस मुल्क पर 3 बार हुकूमत की है आप लोगों ने। कोई जिम्मेदारी, कोई इल्ज़ाम तो अपने सर ले लें। वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म हया होती है, वो आप लोगों को कभी नहीं बताया ख्वाजा आसिफ साहब ने। इतने करीबी हैं आपके कि मियाँ साहब को शर्म होती है, कोई हया होती है। कोई तो जिम्मेदारी या कोई तो इल्ज़ाम अपने सर पर ले लें कि हाँ इस चीज़ का जिम्मेदार मैं हूँ। नवाज शरीफ जो 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, कोई गुनाह, कोई जुर्म तो अपने सर ले लें। कोई एक जुर्म इखलाकी तौर पर ही सही, लेकिन किसी मसले का जिम्मेदार तो खुद को ठहराएं कि मैं भी इस मसले का जिम्मेदार हूँ। यानी आप ही कातिल, आप ही मकतूल, आप ही जज, आप ही वकील, आप ही इंसाफ और आप ही कानून। क्या जमहूरियत है आपकी भाई, क्या जमहूरियत है? मजीद देखिए क्या फरमा रहे हैं। मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की इदारों की तरफ से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए गए। मैं तो जेल में था, लेकिन खबरें मुझे सब मिलती रही हैं। बाज ने तो उन सीटों की तादाद भी बताई जहां धांधली की वजह से नताइज तब्दील कर दिए गए। उन हलकों की इतनी तादाद है कि अगर उनमें धांधली के जरिए नताइज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी। आज कौम जिन हालात से दो चार है उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। अच्छा सुनिएगा नाजरीन, मौजूदा हुकूमत को आए हुए कितना अरसा हो गया? 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है जी, अब इन 2 सालों में अवाम को जिन मसाइल का सामना है उसका जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत को ठहराया। चलें ठीक है जी, ठहरा दिया या फिर इदारों पर इल्ज़ाम लगा दिया जो कि इनकी पुरानी आदत है।
अच्छा, कोई भी तहजीब याफ्ता जमहूरी हुक्मरान, मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा नाजरीन, कोई भी तहजीब याफ्ता और जो हकीकी मायने में जमहूरी हुक्मरान होगा, जब खिताब करता है तो सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस बताता है, अपनी कारकर्दगी बताता है, यानी अपनी गलतियां भी बताता है। उसमें सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स नहीं बताता, सबसे पहले वो गौर करता है कि मेरी गलतियां क्या होगी, अपनी गलतियां बताता है, अपनी खामियां बताता है। ठीक है, अपनी अचीवमेंट्स का क्रेडिट भी लेता है, हक है उसका, लेना चाहिए। अपनी गलतियां भी बताता है, खामियां भी बताता है, बल्कि उन पर माजरत करता है और अपना फिर अगला लाहे अमल बताता है। यहाँ खिताब शुरू होता है जमहूरियत के नाम से, वही जमहूरियत जिसके नाम पर लोग हुकूमत करते रहे और वोट लेते रहे। वो जमहूरियत की भी इनकी अपनी कोई डेफिनेशन है जो इनकी जमहूरियत है। चले एक लम्हे को मान ली इनकी बात। अब मेरा सवाल सुने, इससे पहले 5 साल किसके थे? सिंध में आज भी हुकूमत किसकी है? मुल्की और जो गैर मुल्की इदारे उनकी रिपोर्ट्स तो मानते हैं ना आप लोग, या वो भी नहीं मानते? अगर मानते हैं तो पनामा किसकी रिपोर्ट थी? पनामा पेपर्स को क्या बड़ा इंकशाफ नहीं समझते? बड़ा इंकशाफ था ना पनामा पेपर्स। उसके आने के बाद आपने तो अपने बच्चों को मानने से इनकार कर दिया था और बच्चों ने आपको मानने से इनकार कर दिया था। और आप बात करें मुल्की और गैर मुल्की रिपोर्ट्स की, कि मुल्की और गैर मुल्की रिपोर्ट्स। आप इन 2 सालों का हिसाब उस वक्त लें जब आप अपने तीनों अदवार का हिसाब दें, फिर बनता भी है कि आपने हिसाब दिया तो आप किसी और से मांग भी सकते हैं, पूछ सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं किसी को। ये 3 चेहरे, 3 खानदान सदियों तक ना मुल्क पर मुसल्लत रहेंगे, ना इस अवाम की तकदीर का फैसला करेंगे। जो मिलावट शुदा आपके दौर में थी, जो मिलावट शुदा कानून आप लोगों ने बनाया था, जो जाली निज़ाम आप लोग इस कौम को देकर गए थे, वो आज तक हमारे गले का तौक है। वो आज तक आप देख लें, आपने इस मुल्क की तामीर में क्या अहम किरदार अदा किया था? आपने इस कौम की तामीर में क्या अहम किरदार किया था? बना दिया अपने कौम को कौम। आए दिन यहाँ बच्चियों के रेप होते हैं, बच्चों के रेप होते हैं, क्या होता है यहाँ पे? और इसका भी क्रेडिट आप कहेंगे हाँ इसकी भी जिम्मेदारी इस हुकूमत पर है, पीछे से सिस्टम ही ऐसा चल रहा है ना। ठीक है, बहुत सी चीज़ों की जिम्मेदारी ये हुकूमत है, लेकिन आप लोगों ने पीछे से सिस्टम कैसा बनाया इतने इतने साल हुकूमत करके? क्या बना दिया आपने मुल्क को एक आइडियल मुल्क, कौम को बना दिया आपने कौम? घर के ठंडे एसी में बैठकर फेसबुक पर आप इस कौम के बुनियादी मसले हल करेंगे। जिस मुल्क में आप अपनी बीमारी का इलाज कराते नहीं हैं, उस मुल्क के इक़्तिदार पर 4थी बार विराजमान होने की आप ख्वाहिश रखते हैं। ये ख्वाहिश रखते हुए मियाँ साहब एक बार तो सोचें, ये बहुत बड़ा मजाक है, ना करें ऐसे। आप लोगों ने इस कौम के साथ बहुत बार मजाक की है। इसका एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है मेरे पास, क्लिप ये देखिएगा। मुझे ब्रेक पे जाने से पहले रज़ा ये ज़रा क्लिप चलाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन ज़रा सोचिए, जब मददगार खुद बन जाएं अंधे और कभी कभी खूनख्वार, तो आवाम फिर उम्मीद किससे रखें? लाहौर मोटरवे पर जो खातून के साथ ज़्यादती की गई, उस पर CCPO लाहौर के बयान ने आपने देखा था कि आवाम को, आप सबको, मुझे, हम सबको बहुत ज़्यादा गमगीन किया था, बल्कि बहुत ज़्यादा गैर महफूज अगर मैं कह दूँ तो गलत नहीं होगा। अभी ये हादसा गुजरे हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, लेकिन एक और वाक़या पेश आ गया कि गुजरांवाला में एक जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या पेश आया था बिस्मिल्लाह कॉलोनी में, और वहाँ पे रहने वाली एक लड़की के साथ हुआ क्या, उसने क्या बताया? वो कहती हैं कि जी 9 सितंबर को होने वाले झगड़े की शिकायत लेकर वो गई थी थाने, और थाने में ही उस खातून को ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। जब उस लड़की ने पुलिस के आला अफसरान को ज़्यादती के बारे में बताया तो उनका क्या रद्द अमल था, ये वाक़या था क्या? और यानी पुलिस में जब आप कंप्लेंट करवाने जाएंगे तो वहाँ पर भी औरतों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है। कौन है इनको जो पूछेगा? वही खातून मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। 9 सितंबर को ये जो वाक़या जब पेश आया था, मैं चाहती हूँ कि आप ख़ुद बताएं नाजरीन को कि हुआ क्या था, कौन सा झगड़ा था जिसकी शिकायत लेकर आप वहाँ पे गई, और वहाँ पे फिर क्या हुआ? वहाँ पे थाने में और कोई मौजूद नहीं था? जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 9 सितंबर को जो वाक़या पेश आया था वो बेसिकली क्या हुआ था? आप किस झगड़े की शिकायत लेकर थाने में गई थी, और आगे फिर क्या हुआ? और वहाँ पे जी आवाज़ नहीं जा रही शायद उन्हें। जी
ये अफसोसनाक वाक़या नाज़रीन पेश आया। अभी मोटरवे पे जो वाक़या पेश आया था, रूह कांप जाए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छोटे अल्फाज हैं, मेरे ख्याल से कोई अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता किस तरह के वाक़यात हैं। यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ भी महफूज नहीं हैं। सड़कों पर अब ऐसे वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। और वैसे तो अगर मैं इस गवर्नमेंट की भी बात करूँ तो रियासत मदीना ये बनाना चाहते हैं, और ठीक है उनकी नीयत होगी, लेकिन बात नीयत की तब होती है जब आप नीयत पर अमल कर सकें, आप अमली तौर पर कोई इस तरह के इकदाम कर सकें। पुलिस के हवाले से खान साहब बड़ी बात करते थे, पुलिस सिस्टम को आके चेंज कर दूंगा, थाना सिस्टम को चेंज कर दूंगा। देख लें खान साहब, थाना सिस्टम कितना चेंज हो गया कि देख लें, खातून एक सामने है, हम इनका चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम इनका नाम भी नहीं बताएंगे, ये खुद बताएंगी कि 9 सितंबर को इनके साथ आखिर थाने में हुआ क्या था। शायद ये खातून मुझे नहीं सुन पा रही हैं। टीम प्लीज़ आप ज़रा दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश कीजिए। अगर कैमरामैन के पास कोई और फ़ोन है तो फ़ोन पर कॉल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं खातून की ज़बानी जानना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने कानून के रखवाले, जो कि आप देखें कि थाने में आप जाते हैं, जब आपके साथ कुछ ज़्यादती होती है, कोई मसला होता है, कोई चोरी डकैती का वाक़या पेश आता है, अक्सर ये होता है कि गाड़ियों को रोक कर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि आपसे पैसे छीन लिए जाते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाते हैं। अब तो सिर्फ पैसे नहीं छीने जाते ना, आपकी इज़्ज़तें भी महफूज नहीं। मोटरवे का जो वाक़या आप सबके सामने है, उस पर पूरी कौम जो है अफसुर्दा है, गमगीन है, एहतजाज करी अपने अपने अंदाज में। फिर सीसीपीओ साहब का जो बयान आ गया था, गैर संजीदा रवैया जो उनका है, वो आपके सामने है। अब अगर आप कंप्लेंट लेकर थाने में जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, खातून है, आप थाने में चली गई कंप्लेंट लेकर, वहां पर भी आपकी इज्जत महफूज नहीं है। आप यकीन जाने के अल्फाज मेरे पास है ही नहीं कि किन अल्फाज में मैं बात करूं, इस सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करूं कि यहाँ पर आप थाने में जा रहे हैं, खातून थाने में गई हैं, किसी कंप्लेंट के लिए कुछ झगड़ा हो गया और वहां पर ही इनको ज्यादती का निशाना बना दिया गया। क्या कहूं मैं, आई एम स्पीचलेस। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज जरा बताइएगा कि क्या हुआ था 9 सितंबर को बिस्मिल्लाह कॉलोनी है गुजरांवाला की, जहां पर एक घरेलू झगड़ा हुआ था। झगड़े की शिकायत के लिए खातून थाने में गई और थाने में जाके, यानी जहां पे कानून आपको मुहैया किया जाता है, वहीं पर कानून के रखवाले उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया नहीं कर सके, उल्टा उनको ज़्यादती का निशाना बना दिया। वो खातून भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनका चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते और उनका नाम या उनकी शनाख्त भी नहीं बताना चाहते। मैं उनकी तरफ जाऊँगी, अगर आप मुझे अब सुन पा रही हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि 9 सितंबर की तारीख थी जब आप झगड़े की शिकायत के लिए गई थी वहां पे, और वहां पर आपके साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। आप तमाम नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगी अपने ज़बानी, और ये भी जानना चाहूंगी कि उस वक्त थाने में क्या कोई और मौजूद नहीं था या और लोग भी मौजूद थे, सब मिले हुए थे? और साथ ही सिद्दीक जान, आप भी मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक बहुत शुक्रिया, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। जी प्लीज बताइएगा। जी 9 तारीख का वाकया है, हमारे हमसायों के साथ हमारा झगड़ा हुआ था और हमने 15 पे कॉल की, हमारी किसी ने नहीं सुनी, ना कुछ पुलिस आई है। सियालकोट बाईपास धूप लगता था हमें, और मेरे वाले साहब ने बोला कि जाओ उधर जाके दरखास्त दे दो इनके खिलाफ। हम जा रहे थे और जाके उनके खिलाफ बयान दिए हमने, और उधर से हमें उन्होंने बोला कि अभी यहाँ से जाए आप घर, और जाके बैठे हम पुलिस को भेज दिए। क्योंकि जब हम घर वापिस आ रहे थे और साथ वाले हम वहाँ मौजूद थे, हम खड़े हुए थे, और हम रास्ते पे हमें मारना शुरू कर दिया, हमारे घर में घुस के। हमने दोबारा फिर 15 पे कॉल की कि हमारी मदद करो, कोई भी ना आया। हम 12 बजे तक वेट करते रहे कि पुलिस ने हमें सब्र ही देती रही कि सब्र करो, हमारे यहाँ। उसके बाद सुबह 10 तारीख वाले दिन मुबशर ऐसी आ रहा था हमारे घर आके, उसने वकूआ देखा और मेरे वाले साहब को तो मेरे सबको पूछा कि ये बयान मैंने किस से लेने हैं, और मेरे वाले साहब को पकड़ के भाई और मेरी वालदा को भाई और बहन को भाई निकाल दिया, अंदर का दरवाजा लॉक कर दिया, मुझे अंदर बिठा के कह रहे मैंने तुमसे बयान लेने, ये बात सच है या नहीं। बन की थी मुझे मेरे साथ की, मेरे कपड़े उतार दिए, मैंने इतना चलाया, मेरी पसंद चला कोई भी नहीं पाया। और जब मैं कमरे से बाहर निकली और मेरे जिस्म में इतने कपड़े भी नहीं थे, मामा को बताया कि वो इसी ने मुझसे वो गुआ नहीं पूछा, मेरे साथ जाती की है। और जब मैं रोते रहते अपने मामा के घर से लग गया, मेरे पापा को बताया। अब इस बात का इश्यू नहीं था, लिया मीडिया के पास चले गए, मीडिया वालों से बात की अली शेर भाई के साथ। हम जब उधर जा रहे, जब हम उधर गए मीडिया वालों से बात की, हमने मीडिया वालों को बताया ऐसे बात हुई। जब हम दोबारा
रावली कैंट के पास, बड़े अफसर के पास जा रहे, डिप्टी के पास, उधर मौजूद मुबशर आई थी ना, उसने वहाँ पे मुझे पकड़ लिया और पकड़ के मुझे बोला मेरे खिलाफ तुम बयान दोगी, मैं तुझे मार डालूंगा, तेरे वाले साहब को और तेरी माल। अच्छा, आपको धमकी दी गई? जी जी, मुझे धमकी दी गई और उसने मुझे पिस्तौल दिखाई कि मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने उसे चिल्ला कर पूछा कि मैं तुम्हारे रिश्ते में कुछ नहीं लगती, मैं अनजान हूँ, अजनबी हूँ, मेरे बदतमीज कहा मैं किसी की इज्जत हूँ, मेरी जितनी भी माँ बहन नहीं है, पुलिस वाले पे भरोसा मत करना। आपका जब भी कोई हुआ बच्चा सबसे पहले बड़े अफसर से या मीडिया वालों से रब्ता करे और पुलिस वाले के पास से रब्ता करना सजा ज्यादा इनसे मिलती है। और सब जो मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं तो यहाँ तक कह रही हूँ मुनालिका जितने भी वजीर हैं उनके पास मेरी एक खबर करनी चाहिए। मैं चला के सबको बता रही हूँ, मैं निशाना बन की और मुँह दिखाने के काबिल नहीं से मुझे चला। आज मेरे साथ होया, मैं नहीं चाहती कि किसी की बेटी के साथ भी ये हुआ हो। मेरे जितने भी बाल हैं वो सेफ रहे, उनके साथ इतना बड़ा कभी जुल्म न हो जो मेरे साथ मुबशर ऐसी नहीं की है। मुझे अभी तक उसका इंसाफ नहीं मिला, मेरा मुझे मेडिकल तक करवाया गया है, बड़े बड़े अफसर आए हैं, मेरा अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। आप हौसला रखें बहन। आप किसी की क्या, पाकिस्तान की बेटी हैं, आप पाकिस्तान की बेटी हैं। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां से आवाज हर जगह जा रही है, जिनको आप मुखातिब करें सब लोग सुन रहे हैं आपको इस टाइम पे बोल न्यूज़ पर। ये सदीक, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सदीक, मैं क्या सवाल पूछूं, मैं क्या बात करूं? आपने सुना, आप उनकी हालत देख रहे हैं। सदीक, मतलब एक एहसास से आप महफूज नहीं है, आप कंप्लेंट लिखवाने जा रहे हैं और वहाँ पे आपको ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। आप कहिए सदीक, आप कहिए, मैं कुछ नहीं कह सकती इस टाइम पे, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। आप बोलिए, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत कुछ कह जाऊँगी फिर। बिल्कुल आप ये जो कुछ हम सुन रहे हैं उसके बाद क्या कहा जा सकता है, बहुत मुश्किल है इस चीज़ पर बोलना। किन अल्फाज में बात की जाए, किन अल्फाज में मजम्मत की जाए कि जिन लोगों को आवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह इस चीज़ की दी जाती है कि लोगों की वो हिफाजत करें और लोग अपनी हिफाजत के लिए उनके पास जाएं। लेकिन हमारे पास मुसलसल हमारे सामने पुलिस की नेगलिजेंस की वाक़यात सामने आ रहे हैं। पुलिस की नेगलिजेंस की वजह से इस तरह की ज़्यादतियाँ बाकी दो लोग कर रहे हैं, जो बदमाश हैं, जो डकैत हैं, जो ज़्यादती करने वाले हैं। लेकिन ख़ुद ये जो मुहाफ़िज़ हैं उनके ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात आ रहे हैं, इसका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब को ये मामला खुद देखना चाहिए। IG पंजाब इनाम गनी साहब को ये मामला देखना चाहिए। और इसमें अगर ये तहकीकात के बाद जिस तरह इन्होंने बताया, तो अगर वो ज़िम्मेदार जिस तरह बता रही हैं, ये ज़ाहिर है हमारे पास इस वक्त कोई और वो नहीं है कि हम इनकी बातें यकीन ना करें, तो उसके बाद ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए उस पुलिस एहलकार को कि उसको निशानी इबरत बना देना चाहिए। बदकिस्मती कि हमारे यहाँ सज़ाएँ, बिल्कुल सज़ाएँ हम देखते हैं कि सज़ाएँ सख्त नहीं दी जाती, हमारे सामने सज़ाएँ सख्त नहीं दी जाती। आप देखें, अभी ये 4-5 रोज़ पहले इस्लामाबाद में जो एक बैंक ऑफिसर को, नौजवान को जो कत्ल किया गया, उससे पहले उस पर फायरिंग हुई थी। वो पुलिस के पास गया, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, जो दरख्वास्त ली FIR की तो उसमें उन्होंने फायरिंग का नहीं लिखा। ये बहुत बदकिस्मती है कि हमारी पुलिस जो है वो उस तरह से आवाम की हिफाजत के लिए जो उनको अपने किरदार अदा करना चाहिए, जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, वो नहीं करते, जिस वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों की इज़्ज़तें जा रही हैं। और इसके ऊपर जो इस सबसे बड़ा सानिया जो है वो ये है कि इन पुलिस एहलकारों को जो ज़िम्मेदार होते हैं उनको सज़ाएँ नहीं मिलती, सिर्फ मुअत्तल कर दिया जाता है। बस ये क्या मतलब है कि मुअत्तल कर दिया है? इन लोगों को हथकड़ियाँ लगाएं, इनको उल्टा लटकाएं, इनको फांसियाँ दें, इनको सख्त सज़ाएँ दें ताकि इस तरह की नेगलिजेंस ना हो। अगर आप वक्ती तौर पे मुअत्तल कर दिया, मतलब सदीक आप यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं किन अल्फाज में उस ASI के लिए मैं क्या अल्फाज बोलूँ कि वो शख्स जो कि पाकिस्तान में एक पुलिस स्टेशन में एक जॉब कर रहा है, वो उस जॉब का इतना फायदा उठा रहा है कि उसने एक लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया। उसको कोई खौफ नहीं था, उसको ये नहीं था कि मुझे कोई पूछेगा, यानी उसको पता था कि मुझे कोई नहीं पूछेगा। इस मुल्क में जिसके पास थोड़ी सी भी ताकत है तो उसको ये पता है कि इस मुल्क का निज़ाम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा, ये मुल्क का निज़ाम उसका दिफा करेगा। यहाँ पे देखें, पहले तो आपकी दरख्वास्त नहीं ली जाती,
आपकी FIR दर्ज नहीं की जाती। FIR दर्ज की जाए तो उसमें जो दफात लगानी चाहिए वो नहीं लगाई जाती। अगर कहीं फैसले का इस्तेमाल हो वो नहीं लिखा जाता। पहले तो FIR ही आपकी कमज़ोर काटी जाती है। FIR के बाद आपकी तहकीकात जो है वो कमज़ोर की जाती हैं। आप जब चौथा चक्कर थाने में लगाते हैं तो कोई भी इज्जतदार शख्स जो है वो चौथे चक्कर के बाद कहता है कि मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ, लेकिन मुझे इन थानों में ना जाना पड़े, जिस तरह से वहाँ पे तस्लील की जाती है इंसानियत की। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन हो जाए, लोग पहला चक्कर भी नहीं लगा रहे होते। इतना बुरा इमेज बन चुका है इन थानों का कुछ लोगों की वजह से। मैं ये नहीं कहती कि तमाम पुलिस अफसरान ऐसे हैं, इनमें बहुत शरीफ लोग भी होंगे, जो नियतन काम अच्छा करें वो भी होंगे, बड़े मेरिट पर काम करने वाले होंगे, लेकिन कुछ काली भेड़ों ने इस डिपार्टमेंट को इतना गंदा कर दिया कि लोग पहली शिकायत के लिए भी नहीं जाते। वो कहते हैं कि थानों कचहरियों के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है, थाने के चक्कर में खास तौर पे। बिल्कुल। और अगर FIR दर्ज हो जाए, प्रोसिक्यूशन हो जाए, तो उसके बाद अदालतों से जो ताकतवर शख्स है वो रिहा हो जाता है। तो ये पूरे निज़ाम का अलमिया है। ये अफसोसनाक बात है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इन चीज़ों को देखना होगा। जो जिम्मेदारान हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं देनी होगी, तब और कोई बड़ी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, पुलिस इस्लाहत होनी चाहिए। आपकी इजाजत से मैं उन खातून से जरा लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि फिर क्लोजिंग की तरफ जाने। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं बहन, तो आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से क्या अपील करना चाहेंगी, और अभी भी क्या आपको धमकियां मिल रही हैं? ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप बोल सकती हैं, आपकी आवाज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक जाएगी। जी मुझे धमकियां बहुत ज्यादा मिल रही है। वो मेरा उधर बैठ के उन्होंने बात की कि मैं बड़ा वकील हूँ और मेरे वाला ये आप अपने फोन को थोड़ा हटा दें, आपके फोन के बटन प्रेस हो रहे हैं, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे। आपका फोन थोड़ा साइड पे कर दें जी, अपने मुंह से थोड़ा दूर कर दें फोन को, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे शायद। जी जी ये फोन जी जी ठीक है, शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। ये खातून हमारे साथ मौजूद थी जिनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं बहन तो प्लीज़ ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं आपको सुनना चाह रही हूँ। जब उधर हम गए थे डिप्टी के पास, मुबशर ऐसे के भाई को पता चला कि मेरा भाई एक इस लड़की को निशाना बना के ज्यादती करके आया। उसका भाई वकील मेरे वाले साहब को मिलके कहते हैं कि आप एक वाले साहब हो गए, मेरे भाई किसी के बाप हो गया, मेरे भाई पर इल्जाम लगा रहे। मेरे वाले साहब ने बोला कि मैं वहाँ मौजूद था, मैं कुरान से इल्म देता हूँ। और मुबशर ऐसी के भाई ने बोला कि मैं अपने भाई को कॉल करके पूछा। उसने पूछा कॉल करके, और मेरे वाले साहब ने खुद सुना कि वो कह रहे कि चाचू मुझसे गलती हो गई है, मैं वो बुआ देखने के बहाने आया था, लेकिन मैंने वो लड़की की सच में इज्जत को हाथ डाल के आया हूँ। मुझे माफ कर दे, अगर आप चाहते तो मुझसे पैसे ले ले। ये इंसाफ कैसे है? इसका मतलब कोई एक मेरे साथ शादी करके ऊपर से मुझे कहते हैं हदिया ले लो। क्या मैं ठीक है और मेरा हदिया किस चीज का? मेरी चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान से अपील है कि प्लीज प्लीज इस वाकये का, ऐसे बढ़ते हुए वाकयात का प्लीज नोटिस लीजिए, प्लीज नोटिस लीजिए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।